नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर में हम लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस यानी अपवाद देख रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि दो अपवाद होते हैं मेनली। पहला गिफिन गुड्स, दूसरा वेवलेंथ गुड्स। गिफिन गुड्स हमने पढ़ लिया था, और नहीं पढ़ा हो तो आप एक बार और देख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, गिफिन गुड्स, वेवलेंथ गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होती है? जिनकी प्राइस घटने पे उनकी डिमांड घट जाती है और प्राइस बढ़ने पे उनकी डिमांड बढ़ जाती है। और इनकम इफेक्ट जो होता है नेगेटिव होता है, और वो है ना सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है उससे ज़्यादा होता है। गिफिन गुड्स के लिए जो लॉ मतलब डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड टू राइट होता है ना। और गिफिन गुड्स क्या होती है? पॉजिटिवली स्लोप्ड अपवर्ड टू राइट, है ना। अब एक चीज़ और देखते हैं कि इन्फीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। इन्फीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, जबकि गिफिन गुड्स में क्या होता है? इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है? जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है ना, वो इनकम इफेक्ट से ज़्यादा होता है। क्या होता है? इनकम इफेक्ट से ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल डिमांड बढ़ती है। जबकि गिफिन गुड्स में क्या होता है कि इनकम इफेक्ट है ना, वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा होता है, जिसके कारण डिमांड घटती है। अब इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, मतलब इनकम बढ़ने पे डिमांड घट जाना। ठीक है, समझ गए? ये बस मेन डिफरेंस यही है, बस मतलब इनकम इन्फीरियर गुड्स में ओवरऑल डिमांड बढ़ती है, जबकि गिफिन गुड्स में डिमांड घट जाती है प्राइस घटने पर। समझ गए? अब एक चीज़ और देखते हैं कि सारी गिफिन गुड्स है ना, वो इन्फीरियर गुड्स होती है। क्या? जो सारी गिफिन गुड्स होती है वो इन्फीरियर होती है। इन्फीरियर होने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है भाई? नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, बस यही चीज़ काफ़ी है इन्फीरियर कहने के लिए, है ना। तो सारी गिफिन गुड्स इन्फीरियर गुड्स होती है, लेकिन हर इन्फीरियर गुड गिफिन गुड्स नहीं होती। समझ गए? तो यहाँ पे देखो, अभी बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सारी जो गुड्स होती है कि आल गिफिन गुड्स जो होती है वो इन्फीरियर तो होती है, लेकिन हर इन्फीरियर गुड क्या नहीं होती? गिफिन गुड नहीं होती। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं। तो आल गिफिन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स बट नॉट आल इन्फीरियर गुड्स आर गिफिन गुड्स। ये एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि सभी गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती है। क्यों होती है? क्योंकि नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। परंतु सभी घटिया वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं होती, है ना। क्योंकि उनमें फिर गिफिन गुड के लिए क्या होना चाहिए? इनकम इफेक्ट है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे ये कंसेप्ट काम करता है, तो ये वहीं पे लिख लेना आप, ताकि आपको फिर बाद में देखना अपना पड़े। और नोट्स बनाओ तो एक दो लाइन छोड़ दिया करो भाई, कोई नई चीज़ मिल जाए तो उसमें लेड कर लो, नहीं तो फिर बाद में कचरा ही होगा। ठीक है, समझ गए? तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है वो है वेवलेंथ इफेक्ट। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनकम इफेक्ट कौन कौन सी चीज़ों के लिए क्या क्या होता है। पहले तो देख लेते हैं भाई। देखो, प्राइस घटने पे इनकम बढ़ जाती है ना। इस नोट लिखा हुआ है कि प्राइस घटने पे इनकम बढ़ जाती है। सही सी बात है, सीधी सी बात है। मान लो आपकी इनकम 100 रुपये है, आप पहले 100 रुपये में मान लो 5 किलो गुड़ ला रहे थे। कितने किलो? 5 किलो गुड़ ला रहे थे। अब गुड़ की कीमत कितनी हो गई फिर? 20 रुपये किलो। अब मान लो गुड़ की कीमत 15 रुपये किलो हो गई, तो आप कितने किलो गुड़ लाओगे? 15×6 = 90, 6 किलो और कुछ, है ना, 6.5 किलो गुड़ ले आओगे अब, है ना। तो इनकम बढ़ी गई ना आदमी की एक तरीके से भाई। अब पहले वो 5 किलो गुड़ ला पा रहा था, अब 6 किलो गुड़ ला पा रहा था, है ना। तो प्राइस घटने पे इनकम बढ़ जाती है। वैसे ही क्या होता है कि प्राइस बढ़ने पे इनकम बढ़ जाती है, मतलब वो जितनी क्वांटिटी खरीद पाता है उससे कम खरीद पाता है प्राइस बढ़ने पर, है ना। तो इनकम इफेक्ट 3 चीज़ों के लिए देखते हैं अपन। एक तो पहली चीज़ है नॉर्मल गुड्स, दूसरी चीज़ है इन्फीरियर गुड्स, और तीसरी चीज़ है गिफिन गुड्स। नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कैसे? कि इनकम बढ़ती है आदमी की तो उस वस्तु की डिमांड भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उस वस्तु की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव इनकम इफेक्ट।
दूसरा फिर देखिए इन्फीरियर गुड्स के लिए, तो इन्फीरियर गुड्स के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स क्या होती है, घटिया वस्तुएं, और घटिया वस्तुएं कोई आदमी इनकम बढ़ने पे खरीदेगा नहीं भाई। आप थोड़ी ना खरीदोगे अल्टो 800 थोड़ी खरीद लोगे अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए पर ईयर हो गई, नहीं खरीदोगे ना आप। तो वही खरीदोगे स्कॉर्पियो, अगर ज़्यादा हो गई तो फॉर्चूनर ले लोगे, है ना। तो घटिया वस्तुएं ये हो गई। इनमें क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट मतलब इनकम बढ़ने पर उस चीज़ की डिमांड घट जाना। तीसरी चीज़ है गिफिन गुड। गिफिन गुड में क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। मतलब जैसे इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, मतलब इनकम बढ़ने पे उस चीज़ की डिमांड। इनकम एक्चुअल में बढ़ती कैसे है, देखो प्राइस घट गई तो इनकम बढ़ गई, है ना। तो इनकम बढ़ गई ना, तो प्राइस घट गई तो इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ गई तो डिमांड घट जाएगी। तो गिफिन गुड में यही तो बोला था मैंने कि प्राइस घटने पे डिमांड घट जाती है। और गिफिन गुड, जब भी गिफिन गुड याद रखो हमेशा प्राइस और डिमांड से याद रखना, इनकम से याद मत रखना, क्योंकि अगर इनकम से याद रखोगे तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। समझ गए। तो इन गिफिन गुड में क्या होता है, प्राइस घटने पे डिमांड घट जाती है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाती है ना। तो गिफिन गुड में भी नेगेटिव होता है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं वेवलेन इफेक्ट या वेवलेन गुड्स। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि जो प्रतिष्ठा सूचक होती है। प्रतिष्ठा सूचक जैसे मान लो जैसे अभी महिलाओं में खासकर जो गहने होते हैं वो उनके लिए प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती है उनके लिए, है ना। आदमियों के लिए जो अंगूठी होती है, अंगूठी में कौन सा हीरा लगा हुआ होता है वो उनके लिए प्रतिष्ठा सूचक होता है। आप कौन से कपड़े पहन रहे हो वो उनके लिए प्रतिष्ठा सूचक होता है। आप कौन सी कार में घूम रहे हो वो उनके लिए क्या होता है, प्रतिष्ठा सूचक। तो कुछ वस्तुएं की कीमत है ना, उनकी मतलब उनकी कीमत से उनकी डिमांड प्रभावित होती है। अगर आप ज़्यादा महंगी चीज़ खरीदोगे तो, है ना, तो उसकी डिमांड प्रभावित होती है उससे। कैसे, जैसे मान लो हीरे पन्ने आभूषण गाड़ियाँ ये है, तो आप जितनी महंगी करोगे उतनी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, है ना। यही है ना। तो चीज़ें महंगी होने पर यानी प्राइस ज़्यादा होने पर उनकी डिमांड बढ़ रही है, समझ गए, और प्राइस कम होने पर उनकी डिमांड घट जा रही है ना। तो इसके क्या बोलते हैं, वेवलेन इफेक्ट, समझ गए। तो बस यही है दो चीज़। जबकि नॉर्मली गुड्स में ऐसा नहीं होता भाई, किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है ना, और प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है ना। ये तो नॉर्मल गुड्स की बात है। जबकि अब प्रतिष्ठा सूचक जो चीज़ें होती है, प्रेस्टीज गुड्स, उनमें क्या होता है कि ज़्यादा प्राइस होने पर ही उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस घटने में उनकी डिमांड घट जाती है। तो ये वेवलेन इफेक्ट हो गया। मेनली एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड दो ही है। कौन कौन से, एक तो पहला गिफिन गुड्स, दूसरा वेवलेन इफेक्ट या वेवलेन गुड्स। अब इसके बाद देखते हैं इन्वर्स डिमांड फंक्शन। एग्जाम में पूछ लिया इन्वर्स डिमांड फंक्शन। मैं देखो डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन अपन ने पढ़ा था कि भाई जो मतलब डिमांड होती है, डी होता है जो डिमांड का, वो क्या होता है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ जो भी अपन गुड खरीद रहे हैं उसका, है ना। मतलब डी इज इक्वल टू एफ पी, यही तो होता है, डी इज इक्वल टू एफ पी, है ना। तो इन्वर्स डिमांड क्या होता है, इन्वर्स डिमांड फंक्शन क्या हो जाता है, बस उसका उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाता है उल्टा, कि प्राइस इज इक्वल टू एफ डी होता है, उसमें क्या होता है, डी इज इक्वल टू एफ पी था, मतलब वस्तु की प्राइस का फंक्शन होता है डिमांड फंक्शन। तो यहाँ पे इन्वर्स डिमांड क्या हो जाएगा भाई, प्राइस है ना वो फंक्शन ऑफ डी होता है। एग्जाम में ये चीज़ पूछी हुई है कि पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डी। इसके बाद ये एग्जाम्पल इसको ऐसे लिखते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू डी, या ऐसे लिख सकते हैं। रियल में एग्जाम्पल देखें तो प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस 0.20 डी, और डी इज इक्वल टू यहाँ पे डिमांड है। तो इन्वर्स डिमांड फंक्शन में बस यही याद रखना कि पी इज इक्वल टू एफ डी होता है, समझ गए। अब इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। एक बात बताओ कि जब मार्केट में सामान आता है तो किस हिसाब से आता है, जो दुकानदार सामान लाता है, आपके आसपास जो दुकानदार है वो किस हिसाब से सामान लाता है। वो दुकानदार जो है ना, वहाँ के आसपास के लोकल लोगों की जो डिमांड होती है उस डिमांड के आधार पर मतलब जो भी ये सामान है वो लेकर आता है।
तो एक्चुअल में देखा जाए तो उस दुकानदार की डिमांड जो है ना, अगले मतलब होलसेल वाले से, वो किसकी डिमांड है? वो हमारी डिमांड है कि हम दुकानदार से जाके क्या मांग रहे हैं भाई, हम जाके उसको क्या डिमांड कर रहे हैं कि भैया आप ये भी रखो, ये है क्या भैया, और नहीं है तो फिर वो कहेगा अगली बार मंगवा लूँगा। तो मतलब एक्चुअल में यही हुआ ना कि हमारी डिमांड ही दुकानदार की डिमांड है, मतलब हमारी डिमांड ही मार्केट की डिमांड है, सीधी सी बात यही हुई है भाई। मार्केट की डिमांड क्या होगी भाई? जो एक समझ लो कि हमारे लिए मार्केट तो वो दुकानदार ही है। हाँ, आसपास में मतलब एक छोटा सा मार्केट मान लो आपके गांव कस्बे कॉलोनी का, तो उस मार्केट की डिमांड क्या होगी? वहाँ के रहने वाले लोगों की डिमांड ही उस मार्केट की डिमांड होगी, है ना। तो यही है बस। अब एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे मान लेते हैं अपन, एक इंडिविजुअल आदमी है ए, उसकी डिमांड ऐसे वेरी कर रही है, जैसा इस पहले वाले ग्राफ में दिखाया गया है कि ये देखो, ये रहा, बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, कि DC फॉर ए, मतलब एक इंडिविजुअल है ए, उसके लिए ये ग्राफ है ना। और उसकी डिमांड ऐसे मान लो 2 और 4 है, क्वांटिटी डिमांडेड अलग अलग प्राइस पे ये है। और दूसरा एक कस्टमर है, उसका नाम है बी, है ना। तो डिमांड कर्व फॉर बी ये दिया हुआ है। उसके अपन मान लेते हैं कि उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 3 और 6 है। अब 3 6 कुछ भी मान सकते हो आप, पार्ले जी बिस्किट मान लो, 2 किलो गुड़ मान लो, या फिर कुछ भी मान सकते हो, है। तो अब ये तो टोटल इंडिविजुअल्स की डिमांड हो गई। अब ये हो गया मार्केट। अब मार्केट इनकी डिमांड कैसे पूरी करेगा? है वो आगे जो मतलब आगे जाके बोलेगा कि भाई हमें इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए भाई, 2 इसने मांगी है हमने इस प्राइस पे, और 3 इसने मांगी है बी ने, तो हमारे पास कितनी हो गई? 5 हो गई, है ना। और जो ए है उसने मांगी है क्वांटिटी 4, और जो बी है उसने मांगी है क्वांटिटी 6, तो ये टोटल हो गई 10। तो अलग अलग प्राइस पे ये डिमांड हो गई। तो इंडिविजुअल्स का जो होता है वही क्या होता है? मार्केट का डिमांड कर्व होता है। अब इसके बाद अपन देखते हैं इंडिविजुअल। अब जैसे मान लो क्वांटिटी ए, अब इसका जो अपन डिमांड बनाएंगे तो Q इज इक्वल टू 14 - 2P, अलग अलग प्राइस पे ये डिमांड कर्व हो गया। ये QA एक्चुअल में D है, समझिए, क्वांटिटी ए, क्वांटिटी बी, क्वांटिटी सी। तो एक्चुअल में इसको डी भी लिख सकते हैं कि, क्योंकि प्राइस का फंक्शन है, तो डिमांड तो क्या होती है? प्राइस का फंक्शन होती है। D इज इक्वल टू FP होता है। तो क्वांटिटी ए को, QA को D भी लिख सकते हैं, DA भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? इसको QM है ना, तो ये तीनों का सम हो जाएगा भाई, इन तीनों की डिमांड ही मार्केट की डिमांड है। तो QM इज इक्वल टू QA प्लस QB प्लस QC, या इसको DM यानी डिमांड ऑफ मार्केट भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिमांड क्या होती है? प्राइस का फंक्शन होती है, समझ गए। तो मार्केट का जो डिमांड कर्व, जो डिमांड होती है वो क्या होती है? इंडिविजुअल्स की डिमांड का सम होती है। अब इसके बाद एक नोट है कि डिमांड फंक्शन है ना, केवल क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, केवल क्वांटिटी डिमांडेड, क्या लिखा हुआ है कि डिमांड फंक्शन स्पेसिफाई रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट विथ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब प्राइस हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। एंड डिमांड कर्व ऑफ ए प्रोडक्ट इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली ए पार्ट ऑफ डिमांड फंक्शन। जो डिमांड कर्व होता है वो केवल एक डिमांड फंक्शन का पार्ट होता है। ये तो इतनी सी चीज़ है ना। तो ये तो बस यही है। अब ड्रॉबैक्स ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, जितना भी अपन ये पढ़ रहे हैं ना अभी तक, ये सब कार्डिनल यूटिलिटी चल रहा है। जब ऑर्डिनल पढ़ेंगे ना तो और मज़ा आएगा। कार्डिनल यूटिलिटी मतलब नंबर्स में चल रही है यूटिलिटी अभी, 2 4 6, जैसा कि ये ग्राफ में दिखाया हुआ है। इधर ग्राफ में देखो दिखाया वो भी हुआ है कि क्वांटिटी है, तो ये कार्डिनल चल रही है अभी। ऑर्डिनल आएगी फिर तब उसका देखेंगे। अब ड्रॉबैक्स देखते हैं, देख लेते हैं कार्डिनल यूटिलिटी के ड्रॉबैक्स कौन कौन सी है। पहली चीज़ तो यही है कि भाई हर आदमी के लिए यूटिलिटी अलग अलग होती है ना। नंबर्स में यूटिलिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता, है ना। तो सीधी सी बात है, इट इज़ नॉट मेजरेबल इन रियल टर्म्स। दूसरी चीज़ हो गई कि मार्जिनल यूटिलिटी है ना, एडिटिव नहीं होती। एडिटिव कैसे? कि आपने एक आम खाया, है ना। पहले तो ये समझ लो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मतलब एक आम, एक्स्ट्रा आम खाने पे जो यूटिलिटी मिलती है वो मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपने पहला आम खाया, अब, है ना, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, है ना, फिर धीरे धीरे यूटिलिटी आपको मिलती जा रही है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी एडिटिव नहीं होती। और तीसरी चीज़ है कि ये
अनरियलिस्टिक एजम्पशंस बना लेता है, जो मतलब रियल लाइफ में होती ही नहीं है। ऐसी एजम्पशंस कार्डिनल यूटिलिटी बना लेती है। तो मेनली 3 ही ड्रॉबैक है। और जो तीसरा है कि इट मेक्स अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखना। तीनों चीज़ याद रखना। इट इज़ नॉट मेजरेबल, मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट एडिटिव, और तीसरी चीज़ हो गई अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। तो आज तक हम इतना ही देखते हैं ड्रॉबैक्स तक, फिर आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनके नोट्स बनाइए और एक एक दो दो लाइन छोड़ दीजिएगा, ताकि आपको फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाए कुछ तो आप उसमें ऐड कर लो। और अगर कंटेंट आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।